हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज अपना एक न्यू लेसन है और उसी लेसन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे और उसी को अपन पढ़ेंगे आज। तो लेसन का जो नाम है वो ये है, एन फ्रैंक फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। अब सबसे पहली बात आती है ये कि ये जो नाम है, जैसे ये है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, है ना। ये एन फ्रैंक कौन है, ये सब चीज़ें देखिए। कोई भी लेसन अपन अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके पीछे इस स्टोरी का क्या रीज़न रहा है, भाई इस लेसन का नाम यही क्यों रखा गया, एंड what kind of the story behind the lessons. So we should understand about it very well. Then we start the lessons before to know about the events of this story behind it, है ना। तो वो सारी चीज़ें अपन को जानना बहुत ज़रूरी है। तो एन फ्रैंक जो है ना, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। एन फ्रैंक एक 14 साल की लड़की है जिसे उसके बर्थडे पर उसके अंकल ने एक डायरी दी थी, और उस डायरी में उसने अपनी स्वयं की कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्क्राइब किया जो उसने रियलिटी को उसमें लिखा, जो उसने फेस किया, जो उसने देखा, उस सब को उसने उस डायरी में डिस्क्राइब किया, रिटन किया। अच्छा, हुआ क्या था कि जब ये मतलब क्या था कि एक मिनट, ये जो अच्छा एन फ्रैंक जो थी वो जोविस थी, मतलब जोविस लोगों में से थी, यहूदी लड़कियों में से थी। यहूदी जो लोग थे उनमें से एक लड़की थी एन फ्रैंक। तो जोविस जो थे उन नाजियों, जो नाजियल मतलब जो लोग थे नाजिज, ये जो नाजिया लोग थे, इनका अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, है ना। तो मतलब जो यहूदी लोग थे वो इन लोगों से बच रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे बचते हुए। तो फिर क्या हुआ कि इनका अत्याचार इतना बढ़ा कि नीदरलैंड में कि मतलब ये लोग बाग यहाँ से वहाँ जा रहे थे। तो एन फ्रैंक का भी परिवार, और एन फ्रैंक अपने परिवार के और 4 मित्रों के साथ जब इनको पकड़ा गया, तो ये उनकी पकड़ से पहले, मतलब उनकी पकड़ में न आए उससे उसकी पकड़ से भागते भागते, मतलब ये एक अपने पिता के उसमें एक इनके पिता से ओटो नाम था उनका, तो वो एक ऑफिस में वर्क करते थे, उसमें आकर के ये लोग छिप गए। वहाँ पर ये 2 वर्ष तक छिपे रहे। फिर लोग इनको पता पड़ा, नाजियों को पता चला कि ये कौन है, इनको पता ये लोग यहाँ छिपे, तो इनको एक कॉन्सेंट्रेशन प्लेस में रखा गया। ये है कॉन्सेंट्रेशन प्लेस में रखा गया, जिसको बोलते हैं नज़रबंदी शिविर। कॉन्सेंट्रेशन प्लेस में रखा गया, वहाँ पर इन पे सारी निगरानी रखी गई कि ये लोग, मतलब एक तरह की जेल होती थी। तो वहाँ पर जब उनको वहाँ पर रखा गया, तो मतलब उन पर बहुत ज़्यादा इलिस्ट्रेटेड किया गया, उनको बहुत ज़्यादा मतलब प्रताड़ित किया गया उनके साथ। तो फिर क्या हुआ कि ये जो एन फ्रैंक थी, इसकी एक बड़ी बहन थी मार्गोट, उसकी डेथ हुई, मतलब सभी लोग मर चुके होते हैं। और एट लास्ट अंत में एन फ्रैंक की डेथ हो जाती है ड्यू टू द टाइफस, मतलब टाइफस के कारण, मतलब मलेरिया के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इनके पिता केवल ऑटो से उसमें जीवित रहते हैं। वो जब एम्स्टर्म्स जब वापस आते हैं तो उनको उसकी एक डायरी मिलती है, किसकी, एन फ्रैंक की, और उस डायरी को वो पब्लिश करते हैं। और उसमें वो सारी चीज़ें रियलिटी में लिखी हुई थी जो उन्होंने वहाँ छिप कर के 2 वर्ष व्यतीत किए थे। 2 वर्ष जो वहाँ पर वो रहे थे अपने पिता के ऑफिस के कमरे में, ये 4 जो फिर फैमिली रही थी। तो उसमें जो भी उसने डिस्क्राइब हुआ, उसने जो भी फील किया, उसका कोई एक सच्चा मित्र नहीं था, और वो चाहती थी कि मेरा कोई ऐसा मित्र हो जो मेरी बातों को सीक्रेट रखे और मुझसे बहुत ही घनिष्ठता से मित्रता करे, लेकिन उसको ऐसा कोई नहीं मिला। तो उसने अपनी डायरी को, यानी कि अपनी इस डायरी को ही, अपनी नोटबुक को ही मित्र बनाया, और उसने वो सारी बातें उसमें डिस्क्राइब कर दी जो वो उस समय फील कर रही थी, जैसा उसको महसूस हो रहा था। तो इसमें यही बताया गया है, स्टार्टिंग में देखो ये
ये देखिए एलिस मैरिन, ये इसका नाम था। एक मिनट, हाँ ये इसका नाम था, पूरा नाम था एनिस मैरिन, एनिस मैरिन एन फ्रैंक। जून 1929, फरवरी मार्च 1945। एन फ्रैंक इसका जो शॉर्ट नाम पड़ा, एन फ्रैंक। इसका जन्म जो हुआ था वो 12 जून 1929 में हुआ था, इसका जन्म हुआ था ये। तो ये अपन को पॉइंट याद रखना है। एन फ्रैंक का जो जन्म हुआ था तो 12 जून 1929 में हुआ था, एंड फरवरी मार्च 1945। और इसकी जो डेथ हुई थी वो फरवरी या मार्च के महीने में, उन दोनों महीने के बीच में लगभग में हुई थी, और 1945 में इसकी डेथ हुई थी। किसकी? एन फ्रैंक की, है ना। फिर कह रहा है वॉज ए जर्मन, या एक जर्मन थी। वॉन जुलिस गर्ल, और इसका जुविस यहूदी लड़की थी, यहूदी लड़की के रूप में इसका जन्म हुआ था। हु रोट वाइल इन द हेडिंग विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन द वर्ल्ड सेकेंड वॉर। नीदरलैंड ऑक्यूपेशन मानी क्या होता है? मतलब किसी पर अधिकार कर लेना। अच्छा, उसने इसमें लिखा गया कि उसने इस डायरी को उस समय लिखा, इस डायरी को उसने उस समय लिखा जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। और मतलब क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो नीदरलैंड पर जब जर्मनी ने अपना अधिकार कर लिया था, और एम्स्टर्डम नामक एक शहर में ये अपनी फैमिली, अपने परिवार और 4 मित्रों के साथ यहाँ छिपे हुए थे। हेडिंग माने होता है छिपे होना, मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, है ना, उस समय जर्मनी ने नीदरलैंड पर अपना मतलब अधिकार कर लिया था, ऑक्युपाइड कर लिया था उसको। तो उस समय ये एम्स्टर्डम नामक स्थान पर, वो जो शहर है वहाँ रुके थे अपनी परिवार और 4 मित्रों के साथ। उस समय उसने इस डायरी को रिटन किया था। किसने? एन फ्रैंक ने। ठीक है। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन द जर्मन, और उसका परिवार एम्स्टर्डम के लिए पलायन कर गया था, वहाँ चला गया था। आफ्टर नाजीज गेन्ड पावर इन द जर्मन, जब नाजियों ने जर्मन पर अपना पूरा अधिकार कर लिया था। बट वर ट्रैप्ड, लेकिन इनको ये पकड़े गए। व्हेन द नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स, जब नाजियों ने नीदरलैंड पर भी अपना अधिकार, या उनका अधिकार और नीदरलैंड तक फैल गया, तब ये पकड़े गए। एज ए प्रिकॉशंस अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, और जब यहूदी लोगों के प्रति जब इनके अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गए, द फैमिली बेंट इनटू हेडिंग इन जुलाई 1942 इन द हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स। देखो ये फादर का नाम दे रखा है, ये तो केवल इसकी, ये मैंने स्टार्टिंग में इसलिए फास्टली इसलिए पढ़ा, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ये लेसन स्टार्ट नहीं है, तो इसका बैकग्राउंड है इसको पढ़ने से पहले। फिर क्या हुआ था? द फैमिली बेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। फिर क्या हुआ कि जो मतलब नाजी जो लोग थे, इनका जो एक जाति का नाम था, जब यहूदी लोगों पर इनका अत्याचार ज़्यादा बढ़ गया और नीदरलैंड पर इन्होंने पूरा अधिकार कर लिया, तो ये लोग क्या बोलते हैं ये इनका जो परिवार था एन फ्रैंक का, वो ओटो फ्रैंक अपने पिता के एक ऑफिस के कमरे में छिप गए थे। वहाँ पर एक बिल्डिंग थी, उस ऑफिस में जाकर छिप गए थे। और आफ्टर 2 years इन हेडिंग, और यहाँ पर ये 2 वर्ष तक छिपे रहे। और जो 2 वर्ष से वहाँ पर वो छिपे रहे, तो उसी दौरान उसने एन फ्रैंक ने अपनी इस डायरी को रिटन किया था। ठीक है, हाँ। द ग्रुप वॉज वेट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप। कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या होता है? देखो इसमें आया है कॉन्सेंट्रेशन कैंप। कॉन्सेंट्रेशन कैंप वो होता है जो जहाँ पर मतलब एक जेल टाइप का
एक जेल कह सकते हैं। और वो जेल ऐसे मतलब बहुत ही कम स्थान में होती है, कम प्लेस में होती है, और जिस पर पूरी तरीके से निगरानी रखी जाती है पीपल पर, लोगों पर, कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या कहाँ जा रहे हैं। मतलब एक लिमिट उनको फ्रीडम दी जाती है, बहुत ही कम को, जो भी मतलब जैसे नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो, बाकी का ना तो आप कहीं बाहर जा सकते हो, मतलब जस्ट लाइक ए जेल, बट और वो बहुत ही कड़ी जेल कह सकते हैं जिस पर पूरी तरीके से निगरानी रखी जाती है। तो फिर क्या हुआ, द ग्रुप वॉज बेट्रॉयड, मतलब इस ग्रुप का पता यानी कि भंडाफोड़ हुआ, यानी कि पता चला, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप, और इनके परिवार और इनके इन 4 मित्रों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप पर स्थानांतरित कर दिया गया, वहां भेज दिया गया इनको। वेयर, जहां एंड डाइड ऑफ टाइफस इन वर्जन वेल्सन। ये जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप था, इस कैंप का नाम था ये वर्जन वेल्सन। यहां पर इसके कुछ समय बाद टाइफस के कारण इसकी मृत्यु हो गई, किसकी, एन फ्रैंक की, विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, अपनी बहन की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो गई, एन फ्रैंक की। फिर क्या हुआ, इसकी बहन का नाम था मार्गोट फ्रैंक, मार्गोट फ्रैंक था इसकी सिस्टर का नाम था। तो इनकी जो बहन थी मार्गोट फ्रैंक, इसकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद ही वर्जन वेल्सन नामक इस स्थान पर क्या बोलते हैं, एन फ्रैंक की डेथ हो गई। हर फादर ऑल्सो ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, और इनके परिवार के इस ग्रुप में, इनके 4 मित्रों, इनके परिवार के ग्रुप में केवल इनके फादर शेष थे, इनका नाम था ऑटो, केवल यही शेष रह गए थे, बाकी सभी लोगों की डेथ हो चुकी थी। फिर क्या हुआ, ऑटो ओनली सर्वाइव टू ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टर्डम, ये एम्स्टर्डम वापिस आए, है ना, और आफ्टर वॉर एंडेड, जब ये युद्ध बिल्कुल समाप्त हो चुका था, जब ये युद्ध बिल्कुल समाप्त हो गया तो इनके पिता एम्स्टर्डम वापस आए, एंड टू फाइंड, और उन्होंने पाया दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, कि एन फ्रैंक की जो डायरी थी, जो उसने लिखी थी, वो बिल्कुल सेफ रखी हुई थी। उन्होंने जैसे वो वहाँ पर जब उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखा गया तो वहाँ पर उनके परिवार और उसके सारे लोगों की जब मृत्यु हो गई तो उनमें केवल उनके पिता शेष बचे थे, ओटो फ्रैंक। और ओटो फ्रैंक जब वापस एम्स्टर्डम वापस आए तो उन्होंने एन फ्रैंक के द्वारा लिखी गई डायरी को सेफ पाया, बिल्कुल कन्विंस्ड, और वो इस बात से अस्वस्थ हो गए, उन्हें बहुत ही अच्छा लगा दैट इट वॉज ए यूनिक रिकॉर्ड, कि ये बहुत ही अद्भुत रिकॉर्ड था। यूनिक रिकॉर्ड क्यों था ये यूनिक रिकॉर्ड इसलिए कहा गया है कि एन फ्रैंक ने 2 साल जो वहाँ पर वो ऑफिस में छिपे हुए थे एम्स्टर्डम में, जहाँ उनके पिता एक ऑफिस में काम करते, वहाँ जी 2 वर्ष तक रुके रहे, छिपे रहे, नाजियों से बचने के लिए, जो उन पर अत्याचार कर रहे थे, अपना कब्जा कर रहे थे। तो उनसे बचने के लिए 2 वर्ष तक एम्स्टर्डम नामक शहर की एक बिल्डिंग थी, उस ऑफिस में, उस बिल्डिंग की एक ऑफिस में उनके पिता काम करते, तो वहाँ पर छिपे हुए थे। तो उस 2 वर्ष में जो उसने जो कुछ भी रियलिटी उसने देखी, जो कुछ भी उसने देखा, वो सारा इसमें रिटेन किया था। तो उन्होंने कहा इससे बढ़िया और सबूत क्या हो सकता है, ये बहुत ही अद्भुत रिकॉर्ड था। He took action to have it published in English under the name The Diary of the Young Girl, और तब उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं इसको इंग्लिश में पब्लिश करूँगा, मतलब इसको प्रकाशित करूँगा, मतलब इसको मैं एक इंग्लिश में इसको नोवेल के रूप में इसको प्रकाशित करूँगा अंडर द नेम, और इसका उन्होंने नाम दिया द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। उन्होंने उनकी उसकी एन फ्रैंक की जो डायरी थी उसका नाम क्या दिया, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, है ना। और इसमें थोड़ी सी 1-2 लाइन, ये लाइन और देखते हैं। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे, और जो डायरी एन फ्रैंक को दी गई थी वो उसके 13वें जन्मदिन पर उसको उपहार के रूप में दी गई थी, उसके चाचा जी ने दी थी। तो इस तरीके से हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि क्या हुआ था। फिर उसने वो जो कुछ भी उसमें लिखा वो सारा अपन को लेसन से पढ़ेंगे, किस तरीके से उसने लिखा। अच्छा, इसकी जिसने अपनी डायरी का नाम जो इसका कोई मित्र नहीं था तो इसने अपनी इस डायरी को एक मित्र का नाम भी दिया, इसको किट नाम दिया था, वो अपन इसमें देखते हैं। किटी नाम दिया था। अपन देखते हैं अब आगे से इसमें लेसन को स्टार्ट करेंगे, देखिए ध्यान से। ये देखिए यहाँ से लेसन स्टार्ट होगा, ये रहा।
यहाँ से अब अपन लेसन स्टार्ट करेंगे। देखिए, कोई भी स्टोरी पढ़ने से पहले हमें ये अवश्य पता होना चाहिए कि ये स्टोरी किससे रिलेटेड है, इसमें क्या क्या घटना घटित हुई है, वो सारी चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए। तो अपन देखते हैं इसको। देखिए, देखो, राइटिंग इन ए डायरी इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। स्ट्रेंज माने होता है अजीब, विचित्र, एक्सपीरियंस माने अनुभव, रियली माने वास्तव में, डायरी माने डायरी, रिटन माने लिखना या लेखन। अब देखिए, डायरी लिखना वास्तव में मेरे या किसी अन्य व्यक्ति के लिए एक अजीब, वास्तव में एक अजीब अनुभव था। नॉट ओनली बिकॉज, न केवल इसलिए, नॉट ओनली बिकॉज, न केवल इसलिए, आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, न केवल इसलिए कि मैंने इससे पहले कुछ भी नहीं लिखा था, बट बल्कि आल्सो बिकॉज, बल्कि इसलिए, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है दैट के, लेटर माने बाद में, और नाइदर आई नॉर एनीवन, कि बाद में न तो मैं, नाइदर नॉर, न तो मैं, न कोई और, एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ एन 13 years old स्कूल गर्ल। म्यूजिंग्स माने होता है चिंतन, उसके विचार, ओपिनियन। इंटरेस्टेड माने होता है रुचि लेना, है ना। तो वो कह रही है कि मुझे एक डायरी लिखना बड़ा ही विचित्र लगता है, न केवल इसलिए कि मैंने इससे पहले कभी लिखा नहीं है, बल्कि इसलिए मुझे विचित्र लगता है कि मेरे जो लेखन होगा उसके बाद ना तो मैं और ना कोई और व्यक्ति एक 13 साल की लड़की के उस ओपिनियन में कोई रुचि नहीं लेगा, उसके विचारों में कोई रुचि नहीं लेगा, उसके चिंतन में कोई रुचि नहीं लेगा। इसलिए मुझे इस बात का बड़ा ही विचित्र लगता है कि मैं एक डायरी को कैसे लिखूं, मतलब कोई ये इसे सीरियसली नहीं लेगा, कहेगा वैसे ये 14 साल की लड़की ये क्या लिखेगी, तो उसे लगता है कि मेरी इस डायरी को बाद में कोई पढ़ेगा ही नहीं, ऐसा लगता है उसको। लेकिन फिर आगे वो क्या सोचती है, ओ वेल इट डजेंट मैटर, अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, इट डजेंट मैटर, इससे क्या फर्क पड़ता है। आई फील लाइक राइटिंग, मैं लिखना पसंद करती हूँ, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू, और मुझे इसकी आवश्यकता है, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ द थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, अपनी माइंड में कुछ चिंताओं के बोझ को हल्का करना। इसका पूरा अर्थ है माइंड की कुछ चिंताओं के बोझ को हल्का करने के लिए मुझे एक डायरी लिखने की आवश्यकता है। नीड माने क्या होती है, आवश्यकता। फिर उसने सोचा कि कोई इंटरेस्ट ले या ना ले, लेकिन मेरे अंदर जो बॉदरेशन चल रही है, मैं जो यहाँ पर महसूस कर रही हूँ, उस सारी चीज़ों को, मतलब इन सारी चिंताओं को हल्का करने के लिए मुझे एक डायरी को लिखना बहुत ही ज़रूरी है। आगे देखते हैं। अच्छा, आज थोड़ा टाइम अपना कम ही ले पाएंगे लेसन में, नेक्स्ट उस पर अपन पूरा टाइम लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। बच्चे